तो दोस्तों प्रश्नावली 3.5 में हमको पहला वाला प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों इसका पहला वाला प्रश्न हल करने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि अद्वितीय हल किस स्थिति में होता है और इसका कोई हल नहीं किस स्थिति में रहता है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल किस स्थिति में रहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा उस समीकरण का। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 तो उसका कोई हल नहीं होगा उस समीकरण का। और a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो उस स्थिति में उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोस्तों आपको ये बात अच्छी से समझ लेनी है कि कब अद्वितीय हल होगा समीकरण का, कब कोई हल नहीं होगा, और कब समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक बार फिर देख लीजिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है तो उसके अद्वितीय हल होंगे, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 तो उसका कोई हल नहीं होगा उस समीकरण का। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो उस समीकरण का अनेक हल होंगे। ठीक है, और हमको अद्वितीय हल की स्थिति में ही इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि इसी स्थिति में हम उसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। बाकी अगर समीकरण को कोई हल नहीं है तो उसके कोई हल होगा ही नहीं, तो हल क्यों करेंगे। और इस स्थिति में जब उसके अनेक हल होंगे, कोई एक हल नहीं होगा, तो हम तब भी समीकरण को हल नहीं करेंगे। हम सिर्फ समीकरण को तभी हल करेंगे जब उस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आइए, तो दोस्तों इसके बाद में हम ये जो पहला वाला प्रश्न है इसमें हमको 4 समीकरण दिए गए हैं, जिसमें से आइए पहला वाला समीकरण हल करते हैं। तो दोस्तों हमको पहला वाला समीकरण दिया गया है, पहला है हमारा x - 3y - 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो लिख लेंगे दिए गए समीकरण। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। इसके बाद में हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो दोस्तों हम इस समीकरण की तुलना इस व्यापक वर्ग समीकरण से कर देंगे। a बराबर जैसे x है तो x की जगह पे क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो a की जगह a1 की जगह पे 1 रख देंगे। b1 की जगह पे क्या है 3 है, और c1 की जगह पे ये 3 है। ठीक है, a2 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 9 और c2 की जगह पे 2। इस हिसाब से समीकरण की तुलना हम व्यापक वर्ग समीकरण से कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3 तथा a2 बराबर दिया गया है 3, b2 बराबर क्या है -9 और c2 बराबर दिया गया है -2। अब इसके बाद में इनकी सबकी तुलना करने के बाद में हम देखेंगे कि a1/a2 है उतना ही b1/b2 है या नहीं, c1/c2 है या नहीं। तो लिखेंगे
A1 हमको दिया गया है A1 बटे A2 बराबर कितना दिया है, A1 है हमारा 1 और A2 कितना है 3। ठीक, इसके बाद में हमारा B1 बटे B2, B1 कितना दिया गया है -3 बटे B2 है -9। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 तीतर का 9, 1/3 आ जाएगा तो बराबर 1/3। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 1/3 बचेगा। और C1 बटे C2 है या नहीं, तो C1 बटे C2, C1 कितना दिया गया है -3 और C2 दिया गया है -2। अब दोस्तों देखेंगे हम कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों के मान बराबर हैं या नहीं। तो A1 बटे A2 का मान है हमारा 1/3 और B1 बटे B2 का मान भी कितना है, बराबर ही है 1/3 और C1 बटे C2 का मान कितना है 3/2 -3/2। तो ये बराबर नहीं है इनके, तो ये बराबर नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें C1 बटे C2 का मान इनके बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इस स्थिति में मैंने आपको बताया था, अगर ऐसी स्थिति होती है तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हल करेंगे। ये दोस्तों दूसरा वाला प्रश्न हल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण दोस्तों आप समीकरण में देख सकते हैं कि जो 5 है ये बराबर के इस साइड दिया गया है, तो हमें समीकरण व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने के लिए इसको यहाँ पे चाहिए, तो हम पक्षांतर करके ही लिखेंगे इसको। तो लिखेंगे 2x + y और 5 का पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, -5 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे और इसे समीकरण 1 बना देंगे। दूसरा समीकरण है 3x + 2y और 8 का पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो -8 बराबर कुछ नहीं रहा तो 0 और समीकरण 2 नाम दे देंगे इसको। अब इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर हम दोस्तों हमारे समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से कर देंगे। तो A1 बराबर दिया है हमको 2, B1 बराबर दिया गया है 1 और C1 बराबर हमको दिया गया है -5 तथा A2 बराबर दिया गया है 3, B2 बराबर दिया गया है 2 और C2 बराबर दिया गया है हमको -8। तो दोस्तों ये मान रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है या नहीं। तो लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर कितना दिया गया है 2/3 और B1 बराबर बटे B2 बराबर कितना है 1/2 और C1 बटे C2 दिया गया है हमको -5 बटे -8। तो दोस्तों आप देख सकते हैं A1 बटे A2 का जो मान है वो B1 बटे B2 से
मैच नहीं कर रहा है और ना ही C1/C2 से मैच कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अतः समीकरण निकायों का अद्वितीय हल है। तो दोस्तों हमको प्रश्न में दिया ही गया था कि यदि अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन खंड विधि से वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो आइए दोस्तों वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। दोस्तों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखने में ये थोड़ा बड़ा ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूंगा, एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर लीजिएगा, और याद करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप आगे हल कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये x, y और 1 तो आप अच्छे से समझ ही लेंगे, याद रख ही लेंगे। तो आपको याद करने के लिए क्या करना है, आप x के लिए देखेंगे BC, BC, CA, CA, AB, AB, और इनके आगे लगा देंगे 12, 21, 12, 21 और 12, 21। कैसे करेंगे आप, तो देखिए जैसे कि हमारा, जैसे दोस्तों मैं इसी सूत्र को लिख के बताऊँ एक ट्रिक के माध्यम से। तो x, y और ये 1, ये इतना आप याद रख लेंगे। इसके बाद में x के बटे में लिखेंगे हम BC, BC माइनस BC, और y के बटे में लिखेंगे हम BC हो गया तो CA माइनस CA, और 1 के बटे में लिखेंगे AB माइनस AB, और यहाँ पे लिख देंगे 12, 21, 12, 21। ये हमारा सूत्र बन गया। बस आपको इतना याद रखना है, x के नीचे BC, y के नीचे CA और 1 के नीचे AB। BC, CA, AB, BC, BC, CA, CA, AB, AB। आप ऐसे करके किसी भी प्रकार से आपको अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं इस सूत्र को, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आप सूत्र कैसे बनाएंगे। इसके बाद में हम प्रश्न को इतना हल करने के बाद में यही सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे x बटे, x के नीचे क्या आएगा BC, BC माइनस BC, और बराबर y के नीचे आएगा CA माइनस CA, बराबर, और 1 के नीचे आएगा AB माइनस AB, और इनके नीचे लिख देंगे हम 12, 21। दोस्तों इस सूत्र को लिखने के बाद में अब हम इनके मान रख देंगे। अब इसके बाद में इनके मान रख देंगे इस हिसाब से। तो x बटे B1 का मान कितना दिया गया है हमको, तो ये देख लेंगे आप, यहाँ पे B1 का मान दिया गया है हमको 1, तो 1, और C2 का मान दिया गया है हमको 2, सॉरी C2 का मान है 8, ठीक है, माइनस 8, फिर माइनस, फिर B2 का मान दिया गया है हमको -2, और C1 का मान दिया गया है हमको -5।
उसके बाद बराबर बाई बटे सी ए का मान दिया गया है -5, A2 का मान दिया गया है 3, माइनस C2 का मान दिया गया है -8 और A1 का मान दिया गया है 2, बराबर 1 के बटे में आ जाएगा। A1 का मान कितना दिया गया है 2 और B2 का मान दिया गया है भी 2, माइनस A2 का मान दिया गया है 3 और B1 का मान दिया गया है 1। अब इसके बाद में इन सब का मान रखने के बाद में हम इसका गुणा कर देंगे तो x सबसे पहले लिखेंगे x बटे 8 का गुणा -8 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8, तो माइनस के 8 आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 दूनी 10, बराबर बाई बटे -5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 15, तो -15 माइनस और प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 16, बराबर 1 बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब इसके बाद में इसको भी हल कर लेंगे तो लिखेंगे x बटे माइनस और प्लस हैं तो घट जाएंगे तो 10 में से 8 चले जाएंगे तो बचेंगे 2, x बटे 2 हो जाएगा, बराबर बाई बटे ये भी प्लस और माइनस है तो 16 में से 15 चले जाएंगे तो बचेंगे 1, बराबर यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे 4 में से 3 चले जाएंगे तो बचेगा 1। तो दोस्तों 1 के बटे में 2 है तो x के बटे में 2 है तो यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएगा, और y के बटे में 1 है तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो हम आगे लिखेंगे अतः समीकरण निकायों का हल x बराबर 2 y बराबर 1 होंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम अगला प्रश्न करेंगे। आइए दोस्तों अब तीसरा वाला प्रश्न हल करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो दोस्तों दिए गए जो समीकरण है उसमें हमें थोड़ा सा व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। ये जो बराबर के बाद में 20 और ये 40 लिखे हैं, इसे हम इस साइड करेंगे दोनों को, और बराबर के बाद में सिर्फ 0 रहेगा। तो हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर तो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा ये 3x - 5y - 20 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हो जाएगा 6x - 10 - 40 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। इनका पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे तो इनके जो चिन्ह है वह बदल जाएंगे। अब इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो इस समीकरण की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से कर देंगे। तो हम लिखेंगे a1 बराबर दिया गया है हमको 3, b1 बराबर दिया गया है हमको -5
और C1 बराबर दिया गया है -20। इसके बाद में हम लिखेंगे A2 बराबर दिया गया है 6, B2 बराबर दिया गया है -10 और C2 बराबर दिया गया है -40। अब इसके बाद में दोस्तों हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर लेते हैं। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर A1 दिया गया है हमको 3/6 A2 और इसको हम काटे करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 तो आ जाएगा बराबर 1/2। ठीक है, ऐसे ही B1/B2 को कर लेंगे तो B1/B2 बराबर B1 दिया गया है -5 और B2 दिया गया है -10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 1/2 तो बराबर में आ जाएगा 1/2। अब देखते हैं C1/C2 बराबर C1 दिया गया है हमको -20 और C2 दिया गया है -40 तो ये भी कट जाएगा। 20 एकम 20, 20 दूनी 40 तो आ जाएगा बराबर 1/2। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे A1 और B1 और C1 इनके सभी के मान हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 1/2 A1 A2 का मान है बराबर B1 B2 का मान क्या है 1/2 और C1 C2 का मान क्या है वो भी 1/2 ही है। ठीक है ना। तो A B C तीनों का मान एक सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। ये तो जब दोस्तों तीनों ही बराबर होते हैं तो मैंने बताया था समीकरण निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण निकायों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस समीकरण का यही हल आ जाएगा। आइए दोस्तों इसके बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं इसी का। तो आइए दोस्तों अब चौथा वाला प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम दिए गए समीकरण जो दिए हैं वो लिख लेंगे। दिए गए समीकरण क्या है x - 3y - 7 बराबर 0। ये पहला समीकरण है हमारा। दूसरा है 3x - 3y - 15 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। और इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। तो व्यापक वर्ग समीकरण से इस समीकरण की तुलना कर देंगे। तो A1 बराबर दिया गया है हमको x के आगे कुछ संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा और B1 बराबर दिया गया है -3 और C1 बराबर दिया गया है हमको -7। उसी प्रकार A2 बराबर दिया गया है 3, B2 बराबर दिया गया है -3 और C2 बराबर दिया गया है -15। अब इसके बाद में दोस्तों हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 देख लेते हैं ये बराबर हैं या नहीं हैं। तो A1 बराबर दिया गया है 1 और A2 बराबर दिया गया है 3। ठीक, इसके बाद मैं B1/B2
B2। तो B1 बराबर दिया गया है -3 और B2 बराबर दिया गया है -3। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3/3 बचेंगे। इसके बाद में C1/C2 बराबर, C1 बराबर दिया गया है -7, C2 बराबर दिया गया है -15। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे 7/15। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं A1 A2 का मान अलग है, B1 B2 का मान अलग है और C1 C2 का मान अलग है। तो हम यहीं इसके लिख देंगे कि यहाँ पर A1 A2 का मान बराबर नहीं है B1 B2 का मान और बराबर नहीं है C1 C2 का मान। ठीक है। तो ये इतना लिखने के बाद में लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो इस स्थिति में दोस्तों समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होता है। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा प्रश्न में हमको दिया गया था कि अद्वितीय हल की स्थिति में से वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आइए वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले उसका सूत्र लिख लेंगे हम। तो मैंने आपको पिछली बार जब हल किया था हमने वज्र गुणन विधि से, तो उसका सूत्र भी बताया था और उस ट्रिक से माध्यम से याद भी करने को कहा था। तो सूत्र क्या है हमारा, x, सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे x y और 1। अब इसके हिसाब से उसी ट्रिक के माध्यम से लिखना है हमको यहाँ पर भी कि सबसे पहले क्या लिखना है, तो BC माइनस BC CA माइनस CA और AB माइनस AB। ठीक है। और इसके बाद मैं 12 21 12 21 12 21, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप सूत्र को लिख लेंगे। इसके बाद मैं इसी के हिसाब से मान रख देंगे। तो दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले x और बटे में B1 का मान लिखेंगे। सबसे पहले B1 बराबर दिया गया है -3, C2 बराबर दिया गया है -15 और फिर माइनस है तो माइनस। फिर इसके बाद में B2 बराबर दिया गया है हमको -3 और C1 बराबर दिया गया है -7। इसके बाद में बराबर लगाना है इनके बीच में भी और यहाँ पे भी बराबर आएगा। इसके बाद y के बटे में लिखेंगे C1 का मान है हमारे पास में -7 और A2 का मान दिया गया है 3, माइनस का माइनस ही, और C2 का मान दिया गया है -15 और A1 का मान दिया गया है 1 बराबर 1 के बटे में आएगा। A1 का मान दिया गया है 1 और B2 का मान दिया गया है -3 माइनस, और A2 का मान दिया गया है 3 और B1 का मान दिया गया है -3। इतना करने के बाद में अब हम इनको हल कर लेंगे। तो लिखेंगे x/3 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 तिया
45 माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 45 और माइनस, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इन दोनों का -3 है, -7 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस का गुणा करने पर, तो माइनस, और 7 तेरी 21 बराबर बाई बटे, इनका गुणा करेंगे तो 7 तेरी 21 माइनस के ही आएंगे, और ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, इसके बाद में बराबर 1/3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, और ये माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 9। अब इसके बाद में अगर हम x के बटे में फिर से लिखेंगे, और 45 में से 21 चले जाएंगे तो बचेंगे 24 बराबर बाई बटे 21 में से 15 चले जाएंगे तो बचेंगे 6 बाई बटे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/9 में से 3 चले जाएंगे तो बचेंगे 6, तो ये हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम इस पूरे समीकरण में ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो आएगा हमारे पास में x बटे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो 6 से कट जाएगा, ये 6 चौके 24, तो x बटे 4 हो जाएगा, और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही कट जाएगा और बचेगा बाई बटे 1, और ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा केवल 1 ही। ठीक है, ये कैसे आया दोस्तों, मैं आपको एक रफ कागज़ में समझा देता हूँ। जैसे ये पूरा समीकरण है, इस समीकरण में हमने 6 से गुणा कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो x बटे 4 हो जाएगा, और 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो बाई बटे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे, और ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर 1 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में यहाँ पे हमें x बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा और y बराबर 1, तो अतः x बराबर 4, y बराबर 1 समीकरण निकायों के हल होंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में हमारा पहला वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे।